नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम बात एक दूसरे देश की करते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं कि जो दूसरे देशों में हो रहा है या होता रहा है, वो कभी कभी दूसरी जगह भी हो सकता है। तो जो पॉपुलिज्म है और जो एक्सट्रीम पॉपुलिज्म है, वो किस तरह से देशों की अर्थव्यवस्था को, समाज को और उसके आर्थिक ढांचे को, लोगों के जीवन यापन को बर्बाद कर देता है, ये एक देखने वाली बात है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक उदाहरण है, वो है पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश वेनेजुएला। वेनेजुएला का तेल भंडार ये माना जाता है कि सऊदी अरेबिया से भी बड़ा है। तो ऐसा क्या हुआ कि वेनेजुएला इतनी मुश्किल में है कि उससे कहते हैं कि 20 या 25% लोग वहां से पलायन कर गए। इकोनॉमिक एंड सोशल माइग्रेशन, कोलंबिया चले गए। बहुत ही बुरी हालत है। और ये जो वहां पे जो कुछ हुआ है वेनेजुएला में, एक ऑयल रिच कंट्री में, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जो जिम्मेदार है महाशय, वो अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए। स्वर्गीय ह्यूगो शावेज। उनको भारत में बड़ी पूजा होती है। और जब वो 2004 में शायद हिंदुस्तान पधारे थे, कलकत्ता पहुंचे थे, तो बड़ा उनका स्वागत हुआ था। और फिर वो बड़े महत्वपूर्ण ज्ञानी विश्वविद्यालय पहुंचे थे, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू। वो कहते हैं वहां तो उबाल आ गया था। जो लोग वो जो उस समय वहां पे मौजूद थे, जब ह्यूगो शावेज साहब वहां तशरीफ लाए थे, तो कहते हैं कि ऐसा सैलाब, इतना उत्साह, इतना इतनी एक्सपेक्टेशन हमने कभी देखी नहीं। क्रांति का दूत एक सामने खड़ा है जो दुनिया बदल देगा, जिसने अमेरिका का डुक्का मारा है और अमेरिका की भूस भर देगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के भूस भर दे, और चाहे उस प्रक्रिया में देश में भूस भरते तो कोई बात नहीं। तो ये जो ह्यूगो शावेज साहब हैं, इन्होंने नेशनलाइजेशन धड़ाधड़ करना शुरू कर दिया। किसी भी चीज में अपने देश को सिर्फ ऑयल की रेवेन्यू, जब ऑयल के तेल के दाम ऊपर थे, उनका काम अच्छी तरह से चल रहा था, तो वो जो फ्री बीज जो है ना, वो बांटने लग गए। जैसे उसी नियम का पालन करते हुए हमारे केजरीवाल साहब जो हैं, वो भी मुफ्त में बांट रहे हैं और वोट खरीदने के प्रयास कर रहे हैं, और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। दिल्ली में भी डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली रिच स्टेट है, छोटी स्टेट है, अब वो सब पंजाब में पहुंच गए हैं। पंजाब में क्रांति का लारा लग रहा है। वहां वो क्या करेंगे, हम उनको बिल्कुल समय देंगे कि वो सब कुछ ठीक कर लें। उनको पास एक मौका है सुधरने का। और उसमें ये भी पता लग रहा है कि देखिए, मोटी मोटी बात हम करते हैं कि जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो हम गणना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो एक विचारधारा से कर रहे हैं कि उन्होंने जो पश्चिमी गोलार्ध में जो जिसका सबसे बड़ा तेल भंडार है, उस देश को कितना अमीर होना चाहिए था, कितना शक्तिशाली होना चाहिए था, वहां के लोगों का जीवन यापन कितना बड़ा होना चाहिए था। भाई, अमेरिका पे आप दोष डाल सकते हो, तो अमेरिका ने कुछ किया होगा। हम ही नहीं मानते कि अमेरिका हर काम सही काम करता है। अमेरिका ने बहुत सारे गड़बड़ किए, लेकिन आप वहां बैठ के, जैसे कि केजरी साहब पहले करते थे कि सुबह शाम उठते ही मोदी को गाली देने का कार्यक्रम करते थे, शावेज साहब भी यही करते थे। और उन्होंने किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया उनको, और उन्होंने जम करके नेशनलाइजेशन किया। और आज तो ये हालत है, कुछ दिनों पहले तक, कि उनके जो टैंकर है वो तेल नहीं ले जा रहे, क्योंकि उनकी मरम्मत ही नहीं हुई है। और मरम्मत के पैसे देने के लिए कंपनी, उनके पास में पैसे नहीं।
तो ये एक कंपैरिजन की बात है। दुनिया में कभी इस पे हम बात करेंगे, बना नहीं पाए। कई बार मेरा विचार है कि दुनिया में झोपड़पट्टी हमने देखी होंगी। बम्बई की झोपड़पट्टी है, दिल्ली की झोपड़पट्टी है, हर शहर में झोपड़पट्टी है, जयपुर में भी है। हिंदुस्तान का कौन सा शहर है जहाँ की झोपड़पट्टी नहीं है? बहुत जगह झोपड़पट्टी है। लेकिन किसी ने गगनचुंबी झोपड़पट्टी की बात सुनी है? कोई ये मान सकता है कि गगनचुंबी, अब मैं कितनी मंजिल भूल गया, टावर ऑफ डेविड, उस पर कभी अलग बातचीत करें, जो करीब 50-60 मंजिल की है और 24-25 या 30 मंजिल तक लोग उसके अंदर रहते थे। गुंडे बदमाशों ने कब्जा कर लिया था। इकोनॉमी ऐसी तहस नहस हुई कि वो बिल्डिंग का जो ढांचा तो खड़ा हो गया, आगे कुछ काम नहीं हुआ और उस जो डेवलपर था उसकी मृत्यु हो गई। तो आप ये देखिए, ये भी तो एक सिंबल है, ये भी तो एक प्रतीक है कि दुनिया की सबसे बड़ी गगनचुंबी झोपड़पट्टी वेनेजुएला में थी। और उसी की नीतियों को मानने, उसी की पूजा करने वाले हमारा एक देश है, एक एक राज्य है, पश्चिम बंगाल। वहाँ पे ह्यूगो साहब आए थे और बड़ा जबरदस्त उनका अप्रत्याशित स्वागत हुआ था। वे वामपंथी हैं तो वामपंथी तो करेंगे ना स्वागत। और दिल्ली की वामपंथी यूनिवर्सिटी, मतलब वामपंथी ऑन कंट्रोल, हम ये नहीं कहते कि वो पूरी पूरी वामपंथी यूनिवर्सिटी है। वहाँ बहुत सारे मित्र वहाँ पढ़े हुए हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, हम ये नहीं कहते। लेकिन हाँ, कुछ विभाग ऐसे हैं कि जहाँ पे वामपंथियों को पूरा कंट्रोल है और वो नैरेटिव तय करते हैं। वो रोज, अब ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये नारेबाजी, नारे करने की और धरना करने की भी यहाँ पे 1 डिग्री मिल जानी चाहिए, क्या दिक्कत है? तो ये नई सुविधा है, ये नई जानकारी है, तो उसमें भी डिग्री मिल जानी चाहिए। लेकिन हो सकता है आगे जाने वाले समय में परिवर्तन हो। तो ह्यूगो साहब आए थे यहाँ पे और उनका अप्रत्याशित जो है ना स्वागत हुआ था। लोग उछल उछल करके उनको देखने जा रहे थे और कहते हैं कि वैसी भीड़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दोबारा कभी देखने को नहीं मिली। कितना स्वागत हो रहा था। तो एक मुख्य पॉइंट सिर्फ मोटा मोटी हमें वो करने का है कि वेनेजुएला क्यों बर्बाद हुआ, वो एक अलग बातचीत कभी करेंगे। मुख्य मार्ग में ये है कि वहां के अल्टरनेटिव रेवेन्यू डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया गया। व्यापारियों को, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको दबा दिया गया। नेशनलाइजेशन धड़ाधड़ कर दिया गया। उससे जितने भी जो वेल्थ मेकिंग जो एफर्ट थे, जो एंटरप्राइज थे, वो बंद हो गए, जैसे कि होते ही हैं भाई। जहां भी वामपंथी लोग रहते हैं, वहां सत्ता में रहते हैं, वो यही करते हैं। चीन की बात अलग है, उसमें कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सभी जो प्रकांड पंडित वामपंथ के जो विद्वान है, वो चीन की उदाहरण देते हैं और कमाल हो जाता है कि उनको पता है कि वह एक काम वामपंथ के सिद्धांत के हिसाब से नहीं हो रहा। पूरा का पूरा जिसको कहते हैं कि बिल्कुल उथले किस्म का, बिल्कुल भयंकर किस्म का कैपिटलिज्म है, जो कि बहुत पहले हुआ करता था, उसका चीन इस्तेमाल कर रहा है और बड़ा अच्छा भी इस्तेमाल कर रहा है कई मामलों में। तो कुल मिला के बात यह है कि फ्री बीज, हर चीज मुफ्त, हर माल मिलेगा मुफ्त में, बिजली मिलेगी मुफ्त में, पानी मिलेगा मुफ्त में, ये मिलेगा मुफ्त में, वो मिलेगा मुफ्त में। यानी कि रेवेन्यू जनरेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और पंजाब में पहुंच गए, हम चाहते हैं कि वो वहाँ पे उसका कल्याण करें। और इसमें ये भी देखने में आया है कि ये जो महाशय जो पढ़े लिखे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, केजरीवाल साहब, और पिछली बार ये हार गए थे। तो आप ये देखिए, हम 2-3 बातें डिस्कस कर रहे हैं। 2070 में ये कह रहे थे हमारे 70-80 सीट आएगी, यहाँ 20 आ गई। तो उन्होंने सीधा का सीधा जो है वो ईवीएम पे दोष लगा दिया। आप देखिए, अब 92 आ गई तो ईवीएम कोई दोष नहीं है। ईवीएम को दोष मिल गया 4 जो दूसरे राज्य उनके साथी हैं, और कहते हैं कि साहब वो मीडिया को बहुत पैसे देते हैं, दिल्ली के पास में बहुत पैसे हैं। तो खैर,
हम तो चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे, आगे देखा जाएगा। तो ये जो सब कुछ मिलेगा माले मुफ्त, उसकी जो प्रिंसिपल से जो वोट बेचने की है, उससे वो, उस जाल से वो आगे निकले। और एक परिवर्तन तो है कि उन्होंने रोज सेंट्रल गवर्नमेंट से और मोदी को गाली देना बंद कर दिया। लेकिन उनके कुछ विरोधी जो उनके जो जो प्रतिद्वंदी हैं, वो उनको बड़े ध्यान से देखें। उनमें और ममता दीदी में तो हो चुकी है। अब देखिए, दो प्रदेश जहाँ पे ह्यूगो चौवेज आए थे, वहां पे ममता जैसी मुख्यमंत्री है। अब उसकी मीमांसा आप खुद कर लीजिए, कितनी हत्याएं हुई वहां पे पिछले इलेक्शन के बाद, उसको कंपेयर कर लीजिए। उसकी जनसंख्या कितनी है, यूपी की जनसंख्या कितनी है, वहां पे नहीं हुई। लेकिन ये गणना कोई नहीं कर रहा, ये कंपैरिजन कोई नहीं कर रहा। तो हम वेनेजुएला के और कॉमरेड ह्यूगो चावेज की परिप्रेक्ष्य से उनका नाम लेके हम ये कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान पधारे थे, और उन्होंने वही नीतियाँ, वही विचारधारा, वही नेशनलाइजेशन, वही हर चीज़ फ्री बांटने का जो उनका था, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मिनरल रिच, जो प्राकृतिक साधनों से लबालब जो है वो देश है वेनेजुएला, उसको बर्बाद कर दिया। उसकी 25% आबादी वहाँ से पलायन कर चुकी है। तो हमने एक देश वेनेजुएला की बात की, उसका परिप्रेक्ष्य ये था कि हिंदुस्तान में भी फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा, हर माल मिलेगा फ्री में, वो करके उसकी राजनीति करने वाले आ चुके हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति का पूरे देश की संस्कृति पे और उनकी अर्थव्यवस्था पे, वहाँ के लोगों के जीवन यापन पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने थोड़ा सा उसका सूत्र आरंभ किया है। आपको जिनको भी महत्वपूर्ण ये लगता है तो उनको ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या होगा। कभी हम इस पे अलग से बातचीत करेंगे। और जो दुनिया की गगनचुंबी झोपड़पट्टी वेनेजुएला में थी, उस पर भी बात करेंगे। वो कौन सा एक देश होगा, वो कौन सी व्यवस्था होगी, वो कौन से ऐसे नेता होंगे जो गगनचुंबी झोपड़पट्टी बना सकते। यह काराकास में, जो कि वेनेजुएला में है। और काराकास में सबसे अधिक जो है आर्टिफिशियल जो स्किन ग्राफ्टिंग और खूबसूरत बनने के जो है ना वो ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब पैसा बहुत है, और कहते हैं कि अधिकतर भ्रष्टाचार का पैसा है। तो आपने कार्यक्रम देखा, इसके लिए धन्यवाद। हमने बात की वेनेजुएला की, और उसका परिप्रेक्ष्य था ह्यूगो चावेज साहब की हिंदुस्तान में 2004 में हुई विजिट और देश में उत्साह, और वही लोग हमारे देश में राजमा है, जो कि सब मिलेगा मुफ्त में, उस नियम पे चलते हैं, उससे वोट पाते हैं। और लेकिन आगे देशों में क्या हो चुका है, इसकी हमने एक छोटी सी चर्चा की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। We'll be back with a new topic to discuss, and thank you very much, and we'll meet again with some other subject on Baat 25. Bye and thank you.